इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच जो समाज को राजनीति के प्रगतिशील विचारों का धरातल प्रदान करता है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के मद्देनजर आईपा ने पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ाया है। हम ग्राम स्वराज के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों से जुड़े हुए मुद्दों को राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए मेरा गांव मेरा अधिकार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत साक्षात्कार, चौपाल और सेमिनारों के माध्यम से ग्राम पंचायत के अधिकार और गांव के मुख्य मुद्दे और समस्याओं को खंगाला जाएगा और मुख्य मुद्दों की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे, जिससे पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। जो अब तक कल्पना मात्र है, उसको पूरा किया जा सके। ग्राम सभा में जाना होगा, अधिकार लेना होगा। जल जंगल जमीन हमारी है, इसकी रक्षा करनी होगी। गांव में ही है रोजगार, तो शहरों में जाना है बेकार। जैसे पंचायती राज व्यवस्था के नारे जो कभी कभी देश में गूंजते हैं। अपने देश में वैदिक काल से ही ग्राम को क्षेत्रीय स्वशासन की आधारभूत इकाई माना जाता है। रामायण में भी इस बात का संकेत मिलता है कि प्रशासन दो भागों पुर और जनपद यानी नगर और गांव में उस युग में विभाजित था। महाभारत पुराण के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयां विद्यमान थीं। ग्रामिक ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि दशक 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। 20 गांव के प्रमुख विषय अधिपति, 100 ग्राम के प्रमुख जो शत ग्राम अध्यक्ष और 1000 ग्रामों के प्रमुख जो शत ग्राम पति होते थे। वे समस्या के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। प्राचीन काल कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होता था। इस स्थानीय निकाय की किसी भी व्यवस्था में राजसी हस्तक्षेप नहीं थे। मध्यकाल से सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। उस समय ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी होते थे। प्रेमचंद्र की कहानियों में ग्राम पंचायत व्यवस्था की झलक देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश काल में ग्राम पंचायतों की परिकल्पना समाप्त होती गई और वे कमजोर होते गए। इसके बाद नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश के पास एक खुली पंचायत में महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसके तहत सरकार को एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था और शासन के रूप में कार्य करने की सलाह थी। इसमें प्रत्येक गांव अपने मामलों के लिए खुद जिम्मेदार होता है। उनका मानना था कि पंचायत राज स्थापित होने से लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ऐसी सोच के लिए ग्राम स्वराज शब्द दिया। पंचायत राज प्रणाली को पहली बार बिहार राज्य द्वारा 1947 के बिहार पंचायत राज अधिनियम द्वारा अपनाया गया। भारत में पंचों की अवधारणा पुरानी है। 1957 में पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन के लिए गठित बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचवर्षीय सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में जन भागीदारी की अनुशंसा की और स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में गांव, क्षेत्र और जनपद में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात की।
इस तरह से 60 के दशक में पंचायतों को एक संवैधानिक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। तब से अब तक पंचायतों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई संवैधानिक संशोधन हुए हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन, जिसको पंचायतों के उत्थान के साथ साथ ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में देखा गया। पंचायतों को केंद्र और राज्य द्वारा विकास कार्यों के लिए हर साल अनुदान मिलता है, जिसका उपयोग ग्राम सभा, स्थानीय स्वशासन के संस्थान और सरकार के आपसी विमर्श के द्वारा गांव के विकास के लिए होता है। लेकिन वर्तमान में ग्राम सभा की उदासीनता व व्यक्तिगत स्वार्थ उसे अपने दायित्व से दूर कर रहा है, जिसके नतीजन अब गांव के विकास में ग्राम सभा अपनी प्रासंगिकता खो रही है। इसलिए आज हमें ग्राम पंचायत और सरकार के नुमाइंदों के रूप में नौकरशाहों का गठजोड़ देखने को मिलता है। ये गठजोड़ स्थानीय स्तर की कई समस्याओं का जड़ भी है, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार किसी योजना से वंचित हो जाते हैं और अयोग्य उम्मीदवार किसी योजना के लाभार्थी हो जाते हैं। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की एक संवैधानिक इकाई है। ग्राम पंचायत हेतु ग्राम सभा में से लोग उम्मीदवार होते हैं और इन उम्मीदवारों को ग्राम सभा के लोग अपने मत के द्वारा चुनने का काम करते हैं। ग्राम पंचायत का एक निश्चित कार्यकाल होता है, जबकि ग्राम सभा 18 साल के व्यक्तियों का एक समूह है, जिसको मत देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद एक व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का सदस्य रहता है। ग्राम सभा के परामर्श से ग्राम पंचायत के नेतृत्व में गांव के विकास का कार्य होता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों को शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जल प्रबंधन, गरीबी जैसे 29 विषय की सूची की व्यवस्था की गई। अर्थात पंचायतों को इन विषयों के माध्यम से ग्रामीण जीवन से संबंधित हर पहलू पर कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस संविधान संशोधन में गांव स्तर पर नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति जैसी 6 ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य का विवरण भी दिया गया है। इसके अलावा ये संशोधन आवश्यकता के अनुसार अन्य समितियों के गठन के लिए भी पंचायत को स्वायत्तता प्रदान करता है। ये संशोधन महिला भागीदारी के साथ सामाजिक न्याय की पहुंच कमजोर समूहों तक पहुंचाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। इस संशोधन के तहत पंचायतों को समावेशी बनाने के लिए ग्राम सभा के साथ साल में कम से कम 2 खुली बैठक की व्यवस्था की गई है। इससे स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन की इकाई में ग्राम सभा की अहम भूमिका है, लेकिन इसके बारे में ग्राम सभा के लगभग सभी व्यक्तियों को पता नहीं है। जिनको पता है उनकी उदासीनता समस्या को ज्यादा जटिल बना रही है। एक तरफ 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को अधिकार देकर उनकी स्वतंत्रता को बल प्रदान करता है और दूसरी तरफ खुली बैठकों को और विभिन्न समितियों के माध्यम से पंचायत को समावेशी बनाने पर भी जोर देती है। लेकिन पंचायत के काम करने का अपारदर्शी तरीका इस राह का सबसे बड़ा बाधक बन रहा है। केंद्र और राज्य सरकार गांव का कायाकल्प करने के लिए हर साल ग्राम पंचायतों को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। इन पैसों से शौचालय, नाली खड़ंगा, पानी, साफ सफाई के काम होने चाहिए। गांव में निर्मित घरों का पानी सड़क पर ना बहे और गांव में सिंचाई की सुविधा हो, ये भी पंचायत का काम है। आज ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में सही तालमेल ना होने के कारण उपयुक्त उद्देश्य संभव नहीं दिख रहे। भारत की पंचायती राज व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बेहतर स्थान है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और सरकारी संस्थान अपनी चर्चा के माध्यम से कैसे गांव के विकास की समुचित योजना बनाते हैं, इसे पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से समझा जा सकता है। समाज के कमजोर तबके जैसे महिला, शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति,
अल्पसंख्यक तथा दलित व पिछड़ों के लिए सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसे हमें गांव के स्तर पर बखूबी देख सकते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के गठजोड़ के कारण इसका उजागर होना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार भारत की लाखों पंचायतों में समाज के कमजोर लोगों की आवाज और उपस्थिति हमें नहीं दिखती। भले ही 14वें वित्त बजट में मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एक पंचायत को प्रतिवर्ष औसतन 20 लाख से 30 लाख रुपए मिलते हैं, पर इस धनराशि का बहुत बड़ा हिस्सा कमीशनबाजी की भेंट चढ़ जाता है। इन्हीं पैसों से गांव के लोगों के लिए पानी, उनके घर के सामने की नाली, गांव की सड़क, शौचालय, स्कूल का प्रबंधन, साफ सफाई और तालाब जैसे विकास के कार्य होते हैं। इसलिए ग्राम सभा को यह आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है। पंचायती राज संस्थानों ने 30 वर्षों की अपनी यात्रा में कुछ सफलता भी पाई है और भारी विफलता भी झेली है। जहां पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के एक स्तर के निर्माण में सफल रही हैं, वहीं बेहतर प्रशासन प्रदान करने के मामले में वे विफल भी रही हैं। इस प्रगति के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था अभी कई मामले में कमजोर है व पर्याप्त धन की कमी पंचायतों के लिए समस्या बनी हुई है। 73वें संविधान संशोधन ने केवल स्थानीय स्वशासी निकायों के गठन को अनिवार्य बनाया, जबकि उनकी शक्तियों, कार्यों व वित्त पोषण का उत्तरदायित्व राज्य विधानमंडलों को सौंप दिया गया, जिसके कारण पंचायती राज संस्थाएं कई मामलों में विफल रहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के ट्रांसफर को अनिवार्य नहीं बनाया गया। इसके बजाय संशोधन ने उन कार्यों को सूचीबद्ध किया जो ट्रांसफर किए जा सकते थे और कार्यों के ट्रांसफर के उत्तरदायित्व को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। आज यहाँ की क्षेत्र जनता त्राही मचा रही है, कोई कमाई नहीं हो रहा है, बच्चे भूखर मर रहे हैं। जहाँ 200 मिलता है मजदूरी, आज उसको 50 रुपये मजदूरी मिलना मुश्किल हो गया है, तो जनता क्या करेगी? विकास तो अभी विकास के नाम पे तो अभी कुछ नहीं हो रहा गांव में। अथॉरिटी ने पहले रास्ते तो पक्के करा दिए, नाली बन गई। उसके बाद प्रधानी से जो कुछ पैसा आता था प्रधानी में, उससे हम गांव के काम कर रहे थे। जैसे कहीं छोटे मोटे रास्ते ख़राब हुए हैं, कहीं नालियाँ साफ़ होनी है, कहीं नल ठीक होनी है। जैसे आज हमारे गांव में 20 नल ख़राब है, उन नलों को ठीक करने के लिए नहीं आ रहे। अथॉरिटी में 20 बार चले गए, वहाँ हो जाते हैं, कह के आते हैं, तो कोई नल ठीक करने के लिए आता नहीं है। लिस्ट उन्होंने कई बार ले ली कि आप लिस्ट दे दो बना के कौन कौन सी नल ख़राब है। आज गांव में पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है बढ़िया। 55 साल से प्रधान है और पिछली योजना में मैं प्रधान था और अब तक मेरी मिसेज प्रधान है। तो वो बजट आ रहा को आज अपने ग्राम में ग्राम पंचायत घर भी बना सकते हैं, शमशान का सौंदर्यीकरण भी कर सकते हैं, पानी की टंकी भी लगवा सकते हैं, गाँवों में आरसीसी भी लगवा सकते हैं। रोड पहले अगर 30 मीटर का सीसी के लिए किसी विधायक के पास में कम से कम 10-20 बार जाकर चक्कर काटने पड़ते थे। तो बता दें, इन गाँव की दशा बहुत खराब हो गई है। आपसे बता दें, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, 88 गांव की मुहिम चली। मैं 88 गांव का कोऑर्डिनेटर भी हूं, लखनऊ जनकल्याण महासमिति का कोऑर्डिनेटर हूं, और मैंने कम से कम 70-80 गांव में जाकर के गांव के ग्राम प्रधानों से, बीडीसी सदस्यों के साथ, वहां के जिला पंचायत और प्रमुख के साथ में हम लोगों ने मीटिंग करी है। और उन गांव में आपसे बता दें कि गांव में इतनी गंदगी व्याप्त हो गई है 2-3 सालों से। तो मैं आपसे बताऊं, जब से नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है, गांव में एक सफाई नहीं होती है, ना गांव में कोई काम हो सकता है, ना कोई सड़कें बन सकती हैं, ना कोई जो है विकास कार्य हो सकता है। पिछले 30 सालों में ग्राम पंचायतों और कार्यों का ट्रांसफर बहुत कम हुआ है। संशोधन की सबसे प्रमुख विफलता पंचायत राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी पर विचार नहीं करना चाहती। स्थानीय सरकारें या तो स्थानीय करों के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ा सकती हैं, लेकिन ग्राम पंचायतें नहीं, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के दायरे में आने वाले विषयों पर कर लगाने की शक्ति को भी राज्य विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है, जहां राज्य सरकारें अपने राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपती हैं। वित्त आयोगों ने प्रत्येक स्तर पर धन के अधिकाधिक हस्तांतरण का समर्थन किया है,
लेकिन राज्यों द्वारा धन के हस्तांतरण के संदर्भ में बहुत कम कार्रवाई की गई है। पंचायती राज संस्थाएं अत्यंत बुनियादी स्थानीय प्रशासनिक जरूरतों की पूर्ति से भी असमर्थ होती हैं। पंचायती राज संस्थाएं संरचनात्मक कमियों से भी ग्रस्त हैं। दूसरी तरफ उनके पास सचिव स्तर का समर्थन और निचले स्तर की तकनीकी ज्ञान का अभाव है। हालांकि महिलाओं और SC/ST समुदाय को 73वें संशोधन द्वारा अनिवार्य आरक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, लेकिन महिलाओं और SC/ST प्रतिनिधियों के मामले में क्रमशः प्रधानपति और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की उपस्थिति जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। गांधी अपनी ग्राम स्वराज नाम की पुस्तक में ग्राम पंचायत, ग्राम विद्यालय और ग्राम सहकारी समिति के रूप में 3 संस्थाओं को विहित करते हैं, जिनके माध्यम से लोग गांव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू को भी सुलझाते हैं और ग्राम विद्यालय के माध्यम से एक श्रेष्ठ नागरिक समाज का निर्माण होता है। गांधी सरकारी मिशनरी की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए गैर सरकारी नागरिक संस्थानों की महत्वता पर बल देते हैं, ताकि इस तंत्र को निरंकुश होने से बचाया जा सके। इसी कड़ी में उन्होंने गांव में ग्राम सभा की परिकल्पना की थी, जिसका दायित्व ग्राम पंचायत के नियंत्रण का होता है। इसको आगे बढ़ाते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण आपातकाल के दौरान सत्ता की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए देश के गैर सरकारी नागरिक संस्थानों का एक समूह एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट बनाया और ग्रामीण विकास के साथ लोकतंत्र की बेहतरी में अपना श्रेष्ठ योगदान दिया। लेकिन देश में ऐसे संकल्पशील और कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व के अभाव में ऐसा होना दूर दूर तक संभव नहीं दिख रहा और पंचायत के संदर्भ में ग्राम सभा की कम जागरूकता के कारण हम पंचायत के माध्यम से गांव के बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए आज देश के लगभग हर पंचायत में एक सशक्त ग्राम सभा की जरूरत है, जिसको आयपा ने अपने मंच के माध्यम से गांव के लोगों की आवाज देने का मुहिम बनाया है। हमारा लक्ष्य है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिले और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों का समान रूप से हकदार हो, वो पूरा हो सके। 6 महीने की ड्यूटी पड़ी हुई, 6 महीने से 6 महीने की ड्यूटी पड़ी हुई, जाके देख लीजिए।